Assalamu alaikum. The topic of our today's discussion is infection control. During these pandemic days, it's very important to discuss that how we can control and prevent the spread of corona and also other infections. First of all, I will tell you that what is infection control. These are the methods used to control and to stop spread of disease. तो इन्फेक्शन कंट्रोल क्या है? ये वो तरीके हैं जिनके थ्रू हम बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं और इसे पर काबू पा सकते हैं. नेक्स्ट फर्दर हम पढ़ेंगे डेट व्हाट इज़ इन्फेक्शन. इन्फेक्शन होती क्या है? कोई भी बंदा जब बोल रहा होता है कि मुझे इन्फेक्शन हो गई है तो उसका क्या मतलब होता है? इन्फेक्शंस आर ड्यू टू पैथोजेंस और जर्म्स. इन्फेक्शंस कैसे फैलती हैं, मतलब जरासीमों के ज़रिए या पैथोजेंस के थ्रू? जब कोई जर्म या कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, यानी बैक्टीरिया, वायरस, तो वो वहाँ जाके मसले पैदा करता है, बीमारी फैलाता है. उसे हम बोलते हैं कि फ़लाँ बंदे को इन्फेक्शन हो गई है. अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज़. Disease that can spread from one person to another are known as communicable disease. ज़ाहिरी बात है, वर्ड कम्युनिकेबल से साफ पता चल रहा है कि जो फैल सकती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, जैसा कि कोरोना जो है वो फैलता है और वो इवन कह रहे हैं कि आइस के थ्रू भी फैल रहा है. और अब उसके लिए ग्लासेस चली हैं डिफरेंट और शील्ड्स चली हैं जो कि डॉक्टर्स पहन के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है. ये मेम्ब्रेन है जो कि हमारी बॉडी को कैविटीज़ को लाइन करती है और जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये इस पे को भी लाइन किया हुआ है म्यूकस मेम्ब्रेन ने. जब भी कोई बैक्टीरिया या पैथोजन सांस के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंचने लगता है, रास्ते में जो ट्रैक है उस पे जो वो होती है वो उसको किल कर देती है. नेक्स्ट कि कंटेमिनेटेड किस चीज़ को कहते हैं? कोई भी चीज़ जिस पे कोई इन्फेक्शन वाला जर्म हो वो कंटेमिनेटेड होती है. लाइक वो जो पैथोजन है या जर्म है वो डर्ट भी हो सकती है, वो अनक्लीन जगह भी हो सकती है, स्पॉइल्ड भी हो सकती है, जैसा कि तोड़ फोड़ हुई हुई फूड जो है या जो काफ़ी अरसे से खाना पड़ा हुआ होता है और उसकी डिग्रेडेशन हो चुकी होती है तो वो पॉइजनस हो जाता है. इसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है. ये इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डिसइंफेक्शन क्या है, कि कैसे एक इन्फेक्शन है उसको ख़त्म किया जा सकता है. द मेथड ऑफ क्लीनिंग बाय विच वी कैन डिस्ट्रॉय जर्म्स, कि ऐसे जरासीम की सफाई कर देना कि जर्म्स तबाह हो जाएं, इसको डिसइंफेक्शन कहते हैं. जैसे कि बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करना. इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती है? जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि वो बीमारी जो किसी बैक्टीरिया या वायरस या फंगस की वजह से फैले, मतलब बॉडी में किसी सिस्टम की वजह से ना हो, कोई पैथोजन हमारी बॉडी में चला गया हो और उसने जाके इन्फेक्शन कॉज की हो, तो ऐसी डिजीज़ को इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं. अब इन्फेक्शन ट्रांसमिट कैसे हो सकती है? वही कोरोना की एग्जांपल आ रही है, जैसा कि आजकल कह रहे हैं कि किसी भी जगह को टच ना करो, सैनिटाइज़र यूज़ करो और इस तरह से अच्छे से हैंड वॉश करो. तो सिंपल है कि जो ये कोरोना है ये स्प्रेड कर सकता है, ये इन्फेक्शन है. ये वैसे हम पढ़ेंगे अब कि ट्रांसमिशन कैसे होती है इन्फेक्शंस की, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे इन्फेक्शन जा सकती है. ये बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू जा सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा शेव कर रहा है
ये डॉक्टर ने किसी एक पर्सन को इंजेक्ट किया किसी एक सिरिंज के साथ, सेम वही सिरिंज दूसरे पर्सन में यूज़ कर ले। ये शेव के दौरान अगर किसी एक पर्सन को कट लगता है तो जो उसका ब्लड निकलता है उसमें इन्फेक्शन है, दूसरे बंदे को उसी के साथ जिसके साथ शेव करते हैं उसी डिवाइस के साथ दूसरे पर्सन की शेव होगी, तो वो ज़ाहिरी बात है जो बैक्टीरिया या वायरस जो होगा वो दूसरे बंदे को लग जाएगा और उसको इन्फेक्शन हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि ये चीज़ें चेंज करते रहना चाहिए, किसी की दूसरे की यूज़ नहीं करनी चाहिए। टच करने के थ्रू इन्फेक्शन फैल सकती है। एक बंदे को इन्फेक्शन है, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान को फ्लू है, कहते हैं ना फ्लू फैल जाता है। एक इंसान को फ्लू है, वो छींकता है तो ड्रॉपलेट्स होते हैं जो उस दूसरे के हाथ पे गिरते हैं या उस बंदे के ही हाथ पे गिर जाते हैं। तो जब वो किसी दूसरे को टच करता है या किसी चीज़ को टच करता है तो वो जर्म्स जो होते हैं वो उस चीज़ पे चले जाते हैं। बट टचिंग कंटेमिनेटेड थिंग्स, मतलब अगर कोई चीज़ है वो इन्फेक्टेड है, आप उसको टच कर रहे हो तो फिर भी जर्म्स फैल जाएंगे। ड्रॉपलेट्स का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। देन बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू भी इन्फेक्शन फैल सकती है, जैसे आंसुओं के थ्रू, स्लाइवा के थ्रू, थूक के थ्रू मतलब स्पूटम, ये जिसे हम बलगम बोलते हैं उसके थ्रू, पस जिसे हम कहते हैं रेशा पड़ गया है, ये इसके ज़ख्म में रेशा चला गया, रेशा आ गया, तो ये पस के थ्रू भी अगर किसी का ज़ख्म है डॉक्टर उसको क्लीन कर रहा है तो अगर डॉक्टर ग्लव्स नहीं यूज़ करता तो वो जो जर्म्स हैं वो उसकी बॉडी में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ब्लड के थ्रू भी हो सकती है, अगर एक बंदा ऑलरेडी इन्फेक्टेड था उसने किसी दूसरे को ब्लड दिया है तो उसमें भी वो जर्म्स चले जाएंगे। वाउंड ड्रेनेज, वही पस रेशा आ गया, जब वाउंड है, ज़ख़म हुआ है और उसमें से जो चीज़ ड्रेन कर रही है, अगर आप उसको टच करोगे या किसी तरह से वो आपको लग जाती है तो उसके थ्रू भी इन्फेक्शन फैल सकती है। फीसिस के थ्रू फैल सकती है, यूरिन के थ्रू फैल सकती है, विजाइनल सिक्रीशंस के थ्रू फैल सकती है और सीमन के थ्रू फैल सकती है। टचिंग, बाय टचिंग इन्फेक्शन कैसे फैलती है? जब वही बात पहले वाली कि किसी को आप टच करोगे इन्फेक्टेड पर्सन को तो जर्म्स आप तक आ जाएंगे, इन्फेक्टेड सिक्रीशन को टच करोगे फिर भी जर्म्स आप तक आ जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि एक दूसरे के घरों में नहीं जाओ, एक रास्ते में जो है चीज़ें लगी हुई हैं, बार्स लगे हुए हैं, उनको टच नहीं करो, डोर्स के हैंडल्स को टच नहीं करो क्योंकि इन्फेक्शन फैल जाती है। और मेरी ये आदत है कि मैं कभी भी किसी कॉमन जगह पे जाऊं, कॉमन प्लेस, पब्लिक प्लेस, इवन वो मॉल ही क्यों ना हो, अगर मैं वहाँ का वॉशरूम या ऐसी जगह यूज़ कर रही हूँ तो मैंने आज तक उसके हैंडल को टच नहीं किया। मैं टिशू के बगैर या कोई भी चीज़ लेके, मेरे पास बाल पॉइंट है उसके थ्रू टच कर लूँगी, खोल लूँगी, मैंने कभी टच नहीं किया। और काफ़ी अल्लाह ताला का शुक्र है, अरसा मुझे बुखार और ऐसी इन्फेक्शंस नहीं हुई, सिर्फ प्रिवेंशन की वजह से। Contaminated, the things that are contaminated by the person, if we will touch these things we will get infected, simple, वही बात है। by droplets, पहले मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कि किस किस चीज़ों के थ्रू इन्फेक्शन फैल सकती है। अब मज़ीद उन पॉइंट्स पे मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी कि वो कैसे मज़ीद उनमें किस तरह से बचा जा सकता है। अब ये मैंने बताया था कि ड्रॉपलेट्स के थ्रू इन्फेक्शन फैल सकती है, वो कैसे? कफिंग, जब हम खांसी कर रहे हैं, कतरे गिर रहे हैं इर्द गिर्द के लोगों पे या चीज़ों पे, इसलिए कहते हैं कि जब आपको खांसी आए, छींक आए तो आगे हाथ रख लें। स्पिटिंग, जब एक इंसान थूकता है तो वो जब कोई बंदा उसको टच कर लेता है ना, मतलब सलाइवा को, किसी के पाँव ही, इवन शूज़, तो जर्म्स उस तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और हम बात कर रहे होते हैं तब भी मोस्टली ऐसा होता है ड्रॉपलेट्स गिर जाते हैं कुछ लोगों के, तो इसके थ्रू भी इन्फेक्शन फैल जाती है। लाफिंग के थ्रू भी ड्रॉपलेट्स फैल सकते हैं, हंसने के दौरान, स्नीजिंग के दौरान भी, छींकने के दौरान तो ज़ाहिरी बात है फैलेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि ये वायरस या पैथोजेंस हमारी बॉडी में कैसे एंटर हो जाते हैं।
मतलब हमारी स्किन है ना, सब सोचते होंगे कैसे अंदर चले जाते हैं। बहुत से रास्ते हैं जिनके थ्रू वायरस, बैक्टीरिया और फंगस, ये चीज़ें हमारी बॉडी में एंटर हो जाती हैं और इन्फेक्शन कॉज कर देती हैं। एनी बॉडी ओपनिंग ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन विच अलाउज पैथोजेंस टू एंटर। सिंपल बॉडी की कोई भी ओपनिंग जहाँ से हमारी बॉडी के अंदर तक रसाई हासिल कर की जा सकती है, उसके थ्रू इन्फेक्शन अंदर जा सकती है। लाइक जब हम सांस लेते हैं तो हवा हम अंदर इनहेल करके लेके जाते हैं अपनी बॉडी में नोज़ के थ्रू, तो वो हमारे सांस के रास्ते के ज़रिए जरासीम अंदर एंटर हो जाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हज़ारों बैक्टीरिया इर्द गिर्द हमारे होते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक सिस्टम बनाया है जिससे बोलते हैं इम्यून सिस्टम। कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं उसमें अगर कोई बैक्टीरिया चला गया है तो इम्यून सिस्टम का काम होता है कि उसको किल कर देना, और हमारी बॉडी कुछ ऐसे केमिकल्स भी रिलीज़ करती है जिसके थ्रू वो किल हो जाते हैं। आइज़ के थ्रू भी इन्फेक्शन फैल सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स के थ्रू भी फैल सकता है, जेनिटल्स के थ्रू भी फैल सकता है, लाइक मेल्स एंड फीमेल्स ऑर्गन्स जो होते हैं। रेक्टम के थ्रू फैल सकता है। कट्स, अगर किसी को कट लग गया बॉडी पे, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के हाथ पे कट लगा हुआ है, वो ज़ख्मी है, तो ज़ाहिरी बात है बैक्टीरिया को रास्ता मिल जाना है बॉडी के अंदर जाने का। इसलिए कोशिश करें कि उसको कवर करके रखें या वो किसी चीज़ के साथ टच ना हो। स्किन के अंदर अगर आपकी स्किन फट गई है, ड्राई हो गई है, उसके थ्रू भी जर्म्स अंदर जा सकते हैं। एब्रेशंस के थ्रू भी जा सकते हैं। रिस्क्स ऑफ इन्फेक्शन, मतलब क्या क्या रिस्क्स हैं जो हो सकते हैं। डिक्रीज इन रेजिस्टेंस टू डिजीज़, मतलब एक बंदा है उसकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो चुकी है, उसकी बॉडी में रेजिस्टेंस कम हो चुकी है डिजीज़ के अगेंस्ट। तो ज़ाहिरी बात है, मैंने आपको बताया अल्लाह ताला ने नेचुरल इम्यून सिस्टम बनाया है जिसके थ्रू डिजीज़ हमारी बॉडी तक में नहीं होती। मतलब कोई भी जम जाता है या कुछ ऐसा होता है तो वो इम्यून सिस्टम उसको किल कर देता है। तो जब उस सिस्टम में मसला आ जाएगा, रेजिस्टेंस नहीं बॉडी कर पाएगी बीमारी के थ्रू या जर्म्स के अगेंस्ट, तब भी इन्फेक्शन हो सकती है। ये एक रिस्क है। एग्जिस्टिंग इलनेस, एक बंदा ऑलरेडी बीमार है तो ऊपर से उसे इन्फेक्शन भी हो गई है, वो इम्यून सिस्टम कोप करते करते थक जाएगा, दोनों तरफ काम कर रहा होगा, और अगर इम्यूनिटी स्लो है तो फिर तो अल्लाह ही वारिस है। देन एज का भी फैक्टर होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता जाता है। फटीग की वजह से अगर आप थकावट है तब भी ऐसा हो सकता है, इजीली इन्फेक्शन हो सकती है। स्ट्रेस अगर आप लेते हो, कहने को स्ट्रेस टेंशन है जी, टेंशन नहीं लो, लेकिन स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इससे पूरी बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब होकर रह जाते हैं। जब आपका ज़हन तनाव में होता है, हार्मोन बहुत इजीली इम्बैलेंस हो जाते हैं। और लोड रेजिस्टेंस, वही बात होगी कि रेजिस्टेंस कम होगी तो इन्फेक्शन इजीली फैल सकेगी। वीकर इम्यून सिस्टम, लोअर रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस, पैथोजेंस के अगेंस्ट मतलब आपकी बॉडी उन्हें किल नहीं कर पा रही, अगेंस्ट काम नहीं कर पा रही। एल्डर एज, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, मोस्टली ऐसा होता है कि जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वहाँ के माहौल में रहने की वजह से तो उनको इन्फेक्शंस हो जाती हैं। उसके अलावा कि ऐसे होता है कि एल्डरली एज में ये लोग ज़्यादातर हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, तब भी ऐसे होता है कि बाहर से आपको इन्फेक्शन फैल जाती है, तो इसको एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलेंगे। देन हम पढ़ेंगे कि हम क्या क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं इन बीमारियों से। इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइंस को फॉलो करके ये प्रोटेक्ट कर सकती हैं आपको या उन वर्कर्स को जो कि काम करते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में या ब्लड से रिलेटेड काम करते हैं, जिनका आमना सामना होता रहता है बॉडी फ्लूइड्स के साथ। वो अगर प्रिकॉशंस को फॉलो करें और गाइडलाइंस को फॉलो करें तो वो इन्फेक्शन से बच सकते हैं।
Always treat blood, body fluids, broken skin, and mucous membranes as if they were infected. मतलब टच तो करना ही नहीं ब्लड को और इन चीज़ों को, हमेशा यही सोचना कि इसमें इन्फेक्शन होगी, ये नहीं सोचना कि इट्स ओके, पता नहीं इन्फेक्शन है या नहीं। ऑलवेज ऐसे सोचें कि ये इन्फेक्टेड है। कंटेमिनेटेड जो ग्लव्स हैं उनको टच नहीं करना आपने, उनको भी टच नहीं करना और ऑब्जेक्ट्स को भी टच नहीं करना। अगर ग्लव्स कंटेमिनेटेड हैं तो उनके साथ साफ ऑब्जेक्ट्स को टच नहीं करें या ऑब्जेक्ट्स को साफ नहीं करें उनको पहनने के बाद। हमेशा आपने हैंड्स अपने वॉश करने हैं, ग्लव्स पहनने से पहले भी और ग्लव्स पहनने के बाद भी। मतलब आपने ग्लव्स पहने, पेशेंट को ट्रीट किया, हैंड वॉश कर लें और ग्लव्स मतलब पहले ग्लव्स रिमूव कर लें देन हैंड वॉश कर लें। पहनने से पहले भी कर लें ऐसे, पहनने के बाद भी कर लें। कॉमन सेंस को हमेशा यूज़ करना है कि कहाँ पे इन्फेक्शन हो सकती है, कहाँ पे इन्फेक्शन का ख़तरा है, किन चीज़ों से बचना है और कैसे इन्फेक्शन से बचने की कोशिश करनी है। जितना भी कंटेमिनेटेड मटेरियल होगा उसको आपने डिस्पोज कर देना है। कंटेमिनेटेड जो चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में भी बास्केट्स डिफरेंट तरह की बनी होती है, कंटेनर्स होते हैं, लिखा होता है कि इसमें ब्लड वाली चीज़ें डालें, इसमें सिरिंजेस डालें, इसमें ये डालें। तो वो चीज़ें जो कंटेमिनेटेड है या ख़तरा है कि इस पर इन्फेक्शन हो सकती है, वो सेपरेट डिस्पोज करें, वो बाकी सारे मटेरियल के साथ मत फेंकें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप चाहते हैं कि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन नहीं फैले तो सारी सर्फेसिस को क्लीन रखें। जो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है उसको कंटेमिनेटेड वेस्ट में फेंकें। बेड्स, पेशेंट के बेड्स को क्लीन रखें, व्हील चेयर्स को क्लीन रखें और अगर वो चेयर्स जहाँ पे पेशेंट्स को शावर दिया जाता है उसको अच्छे से क्लीन करें। मोस्टली ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट जाता है, उसको एक डिजीज़ है तो वो दूसरी डिजीज़ से फ्री में ही मतलब उसको वो हो जाती है डिजीज़, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है। एक पेशेंट उसी बेड से गया होता है, उसको जो डिजीज़ होती है वो दूसरे पेशेंट को ट्रांसफ़र हो सकती है। इसलिए हॉस्पिटल्स में सफाई का ध्यान रखना तो कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, हाथ बार बार धोएं। सिंपल सी बात है, अगर आपके ड्राई हो जाते हैं आप लोशन यूज़ कर लें, लेकिन हैंड्स वॉश करते रहें। और आपने कोशिश करनी है वो हैंड क्लीनर यूज़ करें जिसमें अल्कोहल हो, क्योंकि जो अल्कोहल होती है वो बैक्टीरिया को और वायरस को किल करता है। इसलिए अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें। आजकल आप देख रहे होंगे कमर्शियल्स में भी, एड्स में भी कह रहे होते हैं कि जी अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, तो उसके पीछे एक ही रीज़न है कि जर्म किल हो जाए, किसी भी तरह से जर्म, चांस ना कोई बचे कि जर्म्स आप पे हैं। यूज टिश्यू को हमेशा वेस्ट कर दें और एवं ही इधर उधर वेस्ट नहीं करना, डस्टबिन के अंदर फेंकना है। आइज़ को टच करने से परहेज़ करें। आप बाहर जा रहे हैं, घर वापस आ रहे हैं, अपनी आंखों को टच ना करें, नोज़ को टच ना करें, माउथ को टच ना करें। अब क्यों? मैंने पहले बता दिया आपको कि वो जगहें जहाँ से हमारी बॉडी तक ईजीली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या पैथोजेंस एंटर हो सकते हैं, आप कोशिश करें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें ताकि पैथोजेंस को, जर्म्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को रास्ता ही ना मिले हमारी बॉडी में एंटर होने के लिए। ड्यूरिंग कफ कवर योर माउथ। खांसी आ रही है, अपना माउथ कवर कर लें ताकि ड्रॉपलेट्स दूसरों तक स्प्रेड ना करें। अपने हाथों को हमेशा वॉश करें। अगर आपने खांसी की है और अपना हाथ आगे किया था, हमेशा उसको वॉश कर लें ताकि वो जर्म्स किसी और तक ना फैल जाएं या वो उनकी तादाद में इजाफा ना हो जाए। ये थी प्रिकॉशंस और रिस्क फैक्टर्स और सब कुछ जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप इजीली इन्फेक्शंस से बच सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब
एहतियात इलाज से बेहतर है। आप प्रिवेंशन करें ताकि डिजीज़ हो ही ना, आपको उसके साथ कोप करना ही ना पड़े। ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।